इंडिया जो है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट लोकतंत्र माना जाता है। और जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 1950 से, तब से हमारे यहाँ इलेक्शंस जो हैं वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक मुद्दा है कि मतलब जो हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से हमने समय समय पे बदलाव करा है, और आज भी ये एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। मतलब कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, बदलते समय के साथ। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया वोटर बिहेवियर आ रहा है, नया कैंडिडेट पैटर्न आ रहा है, उस हिसाब से हम अपने चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करते रहते हैं। भारत सरकार को लगा कि अब सही समय है कि हमारे को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के डोमेन में थोड़े से और चेंजेस लाने चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए विंटर सेशन ऑफ 2021 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में क्या बोला गया, ये कौन से कानूनों को अमेंड करता है, नए प्रोविजंस क्या हैं, इसमें कंसर्न्स क्या हैं, और ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को, पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, हाउ इट विल इंपैक्ट द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर बिल इन दिस वीडियो। इस पूरे वीडियो में इस प्रावधान के हम क्लॉजेस को देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 19 जनवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक वैलिड है। इसके अलावा 23 जनवरी को मेगा कॉम्बैट होने वाला है जिसमें 56 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में आपको करने होंगे। और अगर आप अच्छा रैंक लाते हो तो आपको अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप मिलेगा। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। 169 प्लस सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी से। सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और साथ में ऑप्शनल के बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। सबसे पहले हमारे को जो बात समझनी है, देखिए हमारा जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है, हमारा जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो 2 कानूनों द्वारा गवर्न किया जाता है। 2 प्रावधान है, 2 कानून है जो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। द फर्स्ट लॉ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। 1950 का कानून है ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो 2 कानून है। 1950 का एक कानून है और 1951 का दूसरा कानून है। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कानून 50 का है, 51 का है। सबसे पहले आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो 2 कानून है। एक 1950 में पास किया गया था और एक 1951 में पास किया गया था। तो सबसे पहले हमारे को यह समझना जरूरी है कि दोनों कानूनों में डिफरेंस क्या है। सरकार ने एक कानून क्यों नहीं पास करा, 2 अलग अलग प्रावधान क्यों पास करे, वाई 2 सेपरेट बिल्स वर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, इसमें लोकसभा में कितनी सीटें होंगी वो दिया हुआ है। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल रायबरेली, अमेठी, गोरखपुर एटसेट्रा। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो डिवाइड किया जाता है वो कैसे किया जाएगा वो भी इसी कानून में दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद, मतलब कि राज्य के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद में कितनी कितनी सीटें होंगी और वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से डिवाइड की जाएंगी, ये पूरा प्रोसेस भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस पर्टिकुलर कानून में राज्यसभा में किस स्टेट के पास कितनी सीट्स होंगी वो नहीं दिया हुआ। उसका रीजन है कि हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे शेड्यूल 4 दिया हुआ है, अनुसूची 4 दी हुई है। उस अनुसूची 4 में, उस 4th शेड्यूल में हमारे को पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। इस वजह से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी वो इस कानून में मेंशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो ये सबसे पहले चीज ध्यान रखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है ये बात करता है लोकसभा में कितनी सीटें होंगी किस स्टेट के पास, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से डिवाइड होंगी। विधानसभा विधान परिषद में किस स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन के लिए किस प्रकार से डिवाइड की जाएंगी। राज्यसभा की सीटें यहां पर नहीं दी हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे 4th शेड्यूल में दी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो कानून है ये 2 बातें और करता है। एक, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, कि आपके और हमारे जैसे आम लोग जो हैं वो कब वोट डाल सकते हैं और कब वोट नहीं डाल सकते। तो हमारी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, हमारे को अगर वोट डालना है तो हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो यहां पे लिखा हुआ है। एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल कुछ नहीं होता। आप ऐसा मानो कि इलेक्शन कमीशन ने एक एक्सेल शीट बना दी है, एक पूरा लिस्ट बना दिया है कि
कौन कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता। एक ऐसी लिस्ट जहां पे सारे के सारे एलिजिबल वोटर्स का नाम लिखा होता है, एक ऐसी लिस्ट जहां पे सारे एलिजिबल वोटर्स जो हैं 18 प्लस के, उनका नाम लिखा होता है, उसे कहते हैं इलेक्टोरल रोल। तो वो इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बनाएगा, किस प्रकार से वो इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिया हुआ है। तो ये 4-5 चीजें जो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दी हुई हैं, आपको याद रखना है। तो सवाल उठता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, 1951 का जो कानून है, इसमें एग्जैक्टली हमारे को क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किस प्रकार से कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब कि 1950 वाले कानून में नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ था, यह दिया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से डिवाइड होगी। 1951 वाले में क्या दिया हुआ है कि जो पूरा चुनावी प्रक्रिया होगी, जो इलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। आप पोलिंग बूथ पर जा रहे हो, या फिर जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो किस तरीके से होंगे, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, ये सारी बातें जो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी हुई हैं। लाइकवाइज विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव किस प्रकार से जो है कंडक्ट किए जाएंगे, ये भी हमारे को 1951 के कानून में दिया हुआ है। तो फर्क समझिए, 50 वाले कानून में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से बनाई जाएंगी। 51 में क्या दिया हुआ है कि चुनाव किस प्रकार से होगा, कि जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहेगा, लोग वोट करने कैसे जाएंगे, एमएलएस वगैरह वोट करने कैसे जाएंगे राज्यसभा के चुनाव में। ये सारी बातें जो है 1951 के कानून में दी गई हैं। तो 50 में नंबर ऑफ सीट्स एंड डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 51 में प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो हमारा 1951 का कानून है, इसमें एक बात और दी गई है, क्या कि अगर किसी कैंडिडेट की कोई करप्ट प्रैक्टिस सामने आती है कि उन्होंने मुफ्त में लिकर दी, मुफ्त में कैश वगैरह दिया और चुनाव कंडक्ट करवाने की कोशिश करी, बायस चुनाव कंडक्ट करवाने की कोशिश करी, या किसी कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड है, या उन्होंने कोई और ऑफेंस करा है चुनावी रिलेटेड, कास्ट के नाम पे वोट मांगा है, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा है, जो कि हमारे देश में अलाउड नहीं है। हम अपने देश में कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। तो अगर ऐसी कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस करी है या फिर कोई इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस करा है, तो उसका पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो इस 1951 के कानून में दिया हुआ है। राइट, 50 में क्या दिया हुआ है, कौन वोट करेगा, इलेक्टोरल रोल कैसे प्रिपेयर होगा। 51 में क्या दिया हुआ है कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, एलिजिबिलिटी क्या है चुनाव लड़ने की, आपको अगर डिस्क्वालीफाई करना है कैंडिडेट को तो कैसे कर सकते हो, क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड, करप्ट प्रैक्टिसेस, अदर ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस, ये सारी बातें 1951 के कानून में दी गई हैं। मतलब कि हिंदुस्तान में जो पूरा का पूरा चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, तो ये सारा का सारा जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है 1950 और 51 के कानून में दिया हुआ है। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया 2021 का, तो अब देखते हैं कि ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आगे ले जाता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करता है। तो आपको ये समझना है कि ये जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये दो कानूनों को अमेंड करता है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। मतलब कि ये जो दो कानून मैंने अभी आपको बताए हैं, इन दोनों को अमेंड करता है ये पर्टिकुलर बिल, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये लॉ मिनिस्ट्री द्वारा पेश किया गया था पार्लियामेंट में। आपसे कई बार ऐसे नोडल मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है कि ये कौन से मंत्रालय ने पेश करा था पार्लियामेंट में, तो आप ध्यान रखेंगे कि लॉ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, उन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करा था। किरण रिजिजू जो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको पार्लियामेंट में पेश करा था। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल है, ये 4 मेजर अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है। उन चारों का एनालिसिस मैं यहां पे करने वाला हूं। एक चीज ध्यान रखेंगे, अब पूरे वीडियो में जब भी मैं बोलूंगा एक्ट, मतलब कि या तो एक्ट ऑफ 1950 या एक्ट ऑफ 1951 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा बिल, तो बिल का मतलब है 2021 वाले बिल की बात कर रहा हूं। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट जो प्रपोज किया जाता है, दैट इज लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार। मतलब कि जो अपनी वो एक्सेल शीट याद करो, मैंने क्या कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है एलिजिबल वोटर्स की एक एक्सेल शीट बनाती है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल। तो ये जो इलेक्टोरल रोल है, सरकार ने बोला कि इसको आधार के साथ लिंक कर दिया जाए। आपको पता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आधार कार्ड बनाती है, यूनिक आईडी मिलता है सबको। यहां पे प्रपोज किया गया है कि जो वोटर आईडी कार्ड है आपका, उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। समझते हैं प्रोसेस क्या है।
जो हमारा एक्ट ऑफ 1950 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह, तो इन्हें जाना होगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। इलेक्शन कमीशन एक ऑफिसर को हायर करती है जिनका नाम है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो मतलब आपको रजिस्टर करते हैं वोटर की तरह, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, अगर आपको अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करवाना है तो आप इन ऑफिसर के पास जाओगे। ये ऑफिसर जो है वेरिफिकेशन करते हैं, और एक बार वंस ही सेटिस्फाइड, एक बार ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, तो ये आपका नाम इलेक्टोरल रोल में लिख देते हैं और आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये अभी तक प्रोसेस चलता आ रहा था। अब ये जो 2021 वाला बिल है, ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक एक्स्ट्रा पावर देता है। एक्स्ट्रा पावर ये कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं, जब आप उनके पास अब जाओगे कि सर मेरा जो है वोटर आईडी कार्ड बना दीजिए, तो अब जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, इस बिल के पास होने के बाद से आपसे आधार कार्ड भी मांग सकते हैं कि आधार कार्ड दे दीजिए, मैं आपका वोटर आईडी कार्ड बना दूंगा। मतलब कि पहले ये जो बिल ऑफ 2021 है, इससे पहले आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब 2021 के इस बिल के बाद जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, ये आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं कि आप आधार कार्ड दो और मैं आपका नाम वोटर आईडी कार्ड अपनी एक्सेल शीट में डाल दूंगा। ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, इनको एक पावर और दी गई है। कैसी पावर? इनको यह बोला गया कि जिन लोगों का नाम ऑलरेडी एक्सेल शीट में है, उनको आप फोन करके बोल सकते हो कि आप आधार कार्ड ले आओ अपनी वेरिफिकेशन के लिए, मैं आपका रिकॉर्ड जो है क्रॉस चेक करना चाहता हूं। मतलब कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दो पावर दी गई यहां पे। एक कि जो लोग पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं, उनसे आधार मांगा जा सकता है। जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में था, उनको बुला के वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए आधार कार्ड मांगा जा सकता है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं, वो इन दोनों टाइप के लोगों से, जो अपना नाम लिखवाने गए हैं या जिनका नाम ऑलरेडी है, उन दोनों से आधार कार्ड मांग के वेरिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। लेकिन बिल ये कहता है, ये जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये बोलता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, ये आपका नाम उस लिस्ट से नहीं काट सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मानो कि मेरा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऑलरेडी है, मेरा नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल लिस्ट में है, इलेक्टोरल रोल में है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने मेरे को कॉल करा और बोला कि अपना आधार कार्ड लेके आ जाओ। मैंने बोला कि मैं आधार कार्ड नहीं देना चाहता। इस ग्राउंड पे जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, वो मेरा नाम उस लिस्ट में से नहीं काट सकते कि भैया इस व्यक्ति ने आधार कार्ड नहीं दिया तो इसका नाम काट दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आप अभी 18 के हुए हो और आप अपना नाम वोटर आईडी लिस्ट में इलेक्टोरल रोल में लिखवाना चाहते हो, लेकिन आपके पास आधार कार्ड नहीं है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इस ग्राउंड पे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो आपको मना नहीं कर सकते कि नहीं आपका मैं नाम नहीं डालूंगा क्योंकि आपके पास आधार नहीं है, ऐसा वो नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पावर दी गई कि वो आपसे और हमसे आधार मांग सकते हैं। जो लोग पहली बार अपना नाम लिखवाना चाहते हैं इलेक्टोरल रोल में, या जिनका ऑलरेडी नाम है, उनसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है। लेकिन अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनका वोटिंग राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। थोड़ा अगर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो आपका जो राइट टू वोट है, वो आधार कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपके पास अगर आप सारी के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे कर रहे हो, तो आधार के बेसिस पे आपका राइट टू वोट नहीं छीना जा सकता, ऐसा ये बिल बोलता है। इसके अलावा यहां पे दो बातें बोली गई। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट बनाएगी रीजंस की, कि कौन कौन से रीजन में अगर आधार नहीं दिया गया तो वो चलेगा। मतलब कि मैंने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बोला कि सर मैं आधार कार्ड नहीं देना चाहता, वो मेरे से कहेंगे रीजन क्या है। मैंने उन्हें रीजन दिया। अब अगर वो रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में लिखा हुआ है कि हां अगर ये सारे रीजंस हैं और आधार नहीं दिया तो चलेगा, इनका नाम मत काटना लिस्ट में से, तो कहने का मतलब ये है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके पास पावर है मेरे से आधार मांगने की। मैं आधार अगर नहीं देना चाहता तो मेरे को एक रीजन देना होगा। अगर वो रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो सब सही है, वरना हो सकता है मेरा वोटिंग राइट चला जाए। सारी डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इस बिल के इमीडिएटली पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन से रीजंस के अंडर आधार कार्ड अगर नहीं दिया तो चलेगा। अगर मेरा रीजन उस लिस्ट में है तो मेरा वोटिंग राइट इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा रीजन उस लिस्ट में नहीं है तो शायद मेरा वोटिंग राइट इंपैक्ट हो सकता है। मतलब कि
कौन कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां पे मेरा राइट टू वोट आधार पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। अगर मेरा रीजन उस लिस्ट में है तो मेरा राइट टू वोट आधार से इंपैक्ट नहीं होगा। अगर मेरा रीजन उस लिस्ट में नहीं है तो मेरा राइट टू वोट आधार से इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट और निकालेगी ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर मैं आधार नहीं दे पा रहा तो मेरे को अपनी वेरिफिकेशन के लिए कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। उनको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स। इन ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहेगी। मतलब कि इस कानून के पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके की लिस्ट निकालेगी। एक कि कौन कौन से रीजंस के अंडर अगर एक व्यक्ति ने आधार नहीं दिया तो चलेगा। दूसरा, अगर आधार नहीं दिया तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दिखाने होंगे। तो सारी डॉट्स कनेक्ट करते हुए यहां पे क्या बनता है कि सरकार ने बोला कि अब समय आ चुका है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, और अगर एक व्यक्ति आधार कार्ड दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास पावर आ गई है कि वो आधार कार्ड मांग सकते हैं। अगर उन्होंने आधार दे दिया तो वेल एंड गुड। अगर उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट खोलनी पड़ेगी कि कौन कौन से रीजंस के अंदर अगर आधार नहीं दिया गया तो चलेगा, और उसके अलावा अगर आधार नहीं दिया तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर सकते हो। यह है अमेंडमेंट नंबर 1। अमेंडमेंट नंबर 2, क्वालिफाइंग डेट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल। इसका क्या मतलब है समझते हैं। यहां पे बोला गया कि जो अपना 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें एक रूल था क्या कि मान लीजिए आप 15 फेब 2022 को 18 साल के हो गए, मतलब 15 फेब 2022 को आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये जो एक्ट ऑफ 1950 है ये बोलता था कि अगर आप पूरे साल में कभी भी 18 साल के हो रहे हो तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में अगले साल की 1 जनवरी के बाद इंक्लूड किया जाएगा। कि अगर आप 18 के सपोज 15 फरवरी 2022 को हो रहे हो तो आपका नाम जो इलेक्टोरल लिस्ट में डाला जाएगा, वोटर लिस्ट में डाला जाएगा, वो 1 जनवरी 2023 के बाद डाला जाएगा। मतलब कि अगर आप इस साल 18 के हो रहे हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट में अगले साल आएगा। मतलब कि ये काफी स्लो प्रोसेस माना जाता था कि आप जब 18 के हो गए तो आप अगले साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड कराने के लिए, क्योंकि वोटर लिस्ट साल में सिर्फ एक बार अपडेट होती थी 1 जनवरी के अराउंड। 1 जनवरी के अराउंड हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती थी, और उसमें फिर पिछले साल जितने लोगों की डेथ हुई या जितने लोग 18+ हुए उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता था वोटर लिस्ट से। कि मतलब मान लो 2022 में जितने लोगों की डेथ हुई उनका नाम 2023 1 जनवरी को लिस्ट से काटा जाएगा, और 2022 में जितने लोग 18+ हुए 1 जनवरी 2023 को उनका नाम लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा होता था कि पूरे साल की जो डेथ और 18+ के डेटा हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा हर साल 1 जनवरी को। भारत सरकार को लगा ये प्रोसेस काफी स्लो है, और उन्होंने ये बोला कि अब ये काम साल में 4 बार किया जाएगा, हर क्वार्टर। मतलब कि ये जो इलेक्टोरल रोल है पहले साल में एक ही बार रिवाइज होता था 1 जनवरी को। अब जो इलेक्टोरल रोल है ये साल में 4 बार रिवाइज होगा, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। मतलब कि अगर आप 15 फरवरी को 2022 को अगर आप 18+ के हो गए, सपोज करो 15 फेब 2022 को आप 18+ के हो गए, तो अब आपको 1 जनवरी 2023 तक वेट करने की जरूरत नहीं अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए वोटर लिस्ट में। आपका नाम 1 अप्रैल 2022 को ही इंक्लूड हो जाएगा वोटर लिस्ट में। मतलब कि पहले आपको पूरे साल वेट करना होता था अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवाने के लिए, लेकिन अब यह काम साल में 4 बार किया जाएगा, ऐसा यह बिल बोलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तीसरा, जब कहीं पे भी चुनाव होता है तो जो राज्य सरकारें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर उनके पास पावर होती है। क्या पावर? कि वो सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, पब्लिक ऑफिसेस वगैरह को पोलिंग बूथ वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वोटिंग होती है तो उसमें सरकारी स्कूल वगैरह में और उनके सरकारी स्कूलों के प्लेग्राउंड और क्लासरूम्स में हम वोट डालने जाते हैं। इसी के साथ साथ जो ईवीएम्स होती हैं, बैलेट बॉक्सेस होते हैं और ये सारा का सारा चुनाव का सामान वगैरह होता है, ये अलग अलग सरकारी बिल्डिंग्स में स्टोर किया जाता है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि जब भी स्टेट में चुनाव हो रहा है वो ऑर्डर पास करके पब्लिक ऑफिसेज को खाली करवा सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स और अलग अलग प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं चुनावी कामों के लिए। एक्ट ऑफ 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास दो रीजन हैं जिनके अंडर वो किसी भी बिल्डिंग को खाली करवा सकते हैं। एक कि वहां पे पोलिंग होनी है, दूसरा वहां पे ईवीएम्स को स्टोर करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उनको स्टोर करना है। इन दो ग्राउंड्स पे, इन दो कारणों से आप बिल्डिंग्स को खाली करवा सकते हो और वहां पे पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया करवा सकते हो। ये जो 2021 का अमेंडमेंट बिल है ये कहता है कि ये जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पे हम बिल्डिंग्स को खाली करवा सकते हैं, हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं। अब मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राउंड्स इंक्रीज कर रहे हैं कि किन ग्राउंड्स पे वो पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिसेज को खाली करवा सकते हैं। कहने का मतलब है चुनाव के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स को यहां पे एडिशनल पावर दी जा रही है। पहले स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो सिर्फ पोलिंग करवाने के लिए और ईवीएम को स्टोर करने के लिए बिल्डिंग को खाली करवा सकते थे और किसी रीजन से खाली नहीं करवा सकते थे। लेकिन अब ये जो 2021 का अमेंडमेंट बिल है इसने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो एक पब्लिक ऑफिस, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक बिल्डिंग को दूसरे कारणों से भी जो है खाली करवा सकते हैं। दैट इंक्लूड्स काउंटिंग, कि अगर हमारे को चुनाव की काउंटिंग करवानी है उसके लिए किसी बिल्डिंग को खाली करवाया जा सकता है। ईवीएम के अलावा जो दूसरा इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल होता है अगर हम उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बिल्डिंग खाली करवा सकते हो। या फिर चुनाव में जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल या फिर पोल के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरे इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं उनको एकोमोडेट करना है, उनको रुकवाना है, उनका स्टे करवाना है, तो उस रीजन से भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक बिल्डिंग्स को खाली करवा सकते हो। मतलब कि पहले ये बोला गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ पोलिंग करवाने के लिए और ईवीएम को स्टोर करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हो। लेकिन अब अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर एडिशनल पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक ऑफिस को खाली करवा सकते हैं अगर आपको काउंटिंग करवानी है, पोलिंग रिलेटेड मटेरियल स्टोर करवाना है, या फिर जो चुनाव में लोग इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी के और दूसरे इलेक्शन ऑफिसर्स उनको अगर स्टे करवाना है तो भी आप बिल्डिंग को खाली करवा सकते हो। इसके अलावा यहां पे एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन भी लाया गया। बेसिकली पहले ये बोला गया था कि अगर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हूं और मैं अपना नाम जो है वहां के इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करवाना चाहता हूं तो वो मैं करवा सकता हूं। इसके अलावा यह बोला गया कि कोई आर्म्ड पर्सनल है, कोई हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं जो यूजुअली मान लीजिए कश्मीर में, पंजाब में, मिजोरम में कहीं पोस्टेड हैं, लेकिन वो जहां पे रहते थे वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह, तो वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक जवान है जो अभी सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड है, वो वहीं रह रहे हैं, लेकिन वो जो जवान है वो एक्चुअल में गोरखपुर से सपोज करिए, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो वोटिंग करना चाहेंगे तो वो गोरखपुर में करना चाहेंगे क्योंकि वो वहीं को बिलोंग करते हैं। तो इस कानून के अंदर जो हमारा एक्ट ऑफ 1951 है उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर एक आर्म्ड पर्सनल कहीं पे भी पोस्टेड हो लेकिन वो अपने नेटिव एरिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह तो वो करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर वगैरह जो पोस्ट होते रहते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर है जो दिल्ली के हैं लेकिन वो राजस्थान में पोस्टेड हैं, वो अगर अपने आप को दिल्ली में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो दिल्ली में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक आईएफएस ऑफिसर है जो अभी यूरोप में कहीं पोस्टेड है लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ इधर सौराष्ट्र गुजरात से आते हैं और वो अपने आप को इधर सौराष्ट्र जूनागढ़ में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया है। मतलब सारे डॉट्स अगर कनेक्ट करूं तो क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो और अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। दो लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करे गए हैं। एक आर्म्ड पर्सनल कि वो कहीं पे भी पोस्टेड हो, अपनी मर्जी के एरिया में जहां पे भी वो नेटिव हैं वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो कहीं पे भी पोस्टेड हो इंडिया के बाहर वगैरह, वो अपने नेटिव में अगर अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक प्रोविजन और दिया गया था कि जो आर्म्ड पर्सनल हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो अगर आर्म्ड पर्सनल के साथ रह रही हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जवान है वो मेरठ कैंटोनमेंट में पोस्टेड है, साथ में उनकी वाइफ भी वहीं पे रह रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो कपल हैं ये बिलोंग करते हैं सपोज करिए जयपुर से, मेरठ में रह रहे हैं लेकिन जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ मतलब कि हमारे जवान और उनकी वाइफ अगर अपने आप को जयपुर में रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह तो वो करवा सकते हैं।
सरकार ने बोला एक प्रोविजन गलत है। हमने पूछा क्यों? सरकार ने बोला कि अब महिलाएं भी आर्म्ड फोर्सेस में आने लगी हैं और ऐसा केस पॉसिबल है कि एक महिला जवान मान लीजिए मेरठ में पोस्टेड है और उनके हस्बैंड उनके साथ रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों जयपुर के हैं, तो वो कपल अगर अपने आप को जयपुर में रजिस्टर करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। मतलब पहले यहां पे ये अज्यूम किया गया था कि आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ मेल्स जाएंगे और उनके साथ उनकी वाइफ्स रहेंगी। अब इस प्रोविजन को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया कि चाहे एक मेल जवान हो या एक फीमेल जवान हो, अगर वो कहीं पे पोस्टेड हैं और वो और उनके स्पाउस अपने नेटिव एरिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटर की तरह, तो वो करवा सकते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन यहां पे ऐड किया गया। लाइकवाइज एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी और उनके स्पाउस, पहले क्या प्रोविजन था? वाइफ, कि एक अफसर और उनकी वाइफ कहीं पे भी पोस्टेड हो वो अपने नेटिव में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब यह माना गया कि ऑफिसर सिर्फ मेल नहीं फीमेल भी हो सकती हैं और उनके हस्बैंड उनके साथ रह सकते हैं। राइट, तो यह बोला गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर और उनके स्पाउस अगर वो दोनों कहीं बाहर पोस्टेड हैं या वो कहीं और रह रहे हैं और वो अपने नेटिव में अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बेसिकली फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यहां पे बस लैंग्वेज चेंज करी गई है। पहले ये कानून जो था बहुत ज्यादा मेल सेंट्रिक हुआ करता था, लेकिन अब इसे जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करी गई है। पहले यह अज्यूम किया जाता था कि आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं और उनकी फीमेल वाइफ्स जो हैं वो उनके साथ रहती हैं, लेकिन अब यह माना गया कि आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में मेल फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ उनके साथ रह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर वाइफ की जगह टर्म ला दिया गया स्पाउस। सिमिलरली जो एक्ट ऑफ 1951 है यह कहता है कि हमारे जो आर्म्ड पर्सनल और सर्विसेज में लोग हैं वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। जो हमारे आर्म्ड पर्सनल और एसेंशियल सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व हैं वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। तो पहले यह बोला जाता था कि जितने भी एसेंशियल सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व हैं और उनकी वाइफ्स पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक जवान है जो अभी कश्मीर में पोस्टेड है लेकिन एक्चुअल में उनका जो घर है वो मध्य प्रदेश में है। अब वो वोटिंग करने स्पेशली देश की सिक्योरिटी को छोड़ के मध्य प्रदेश तो आ नहीं सकते, तो उनको ये बोला गया कि आप कागज के ऊपर ठप्पा लगा के कुरियर कर दो, हम आपका वोट काउंट कर लेंगे। इसे बोले आता है पोस्टल बैलेट। तो यहां पे वर्ड वाइफ को स्पाउस से रिप्लेस कर दिया गया, यह मानते हुए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, एसेंशियल सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट में पुरुष और महिलाएं दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हर बिल के लास्ट में एक होता है फाइनेंशियल मेमोरेंडम। फाइनेंशियल मेमोरेंडम का मतलब होता है कि इस बिल के चलते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना खर्चा हमारे को करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर बिल के फाइनेंशियल मेमोरेंडम में लिखा गया कि इस बिल को जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी वजह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई खर्चा नहीं होने वाला, सरकार के खजाने पे, सरकार के कोष पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेसिकली क्या होता है, हर बिल के लास्ट में एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल मेमोरेंडम, और वहां पे लिखा होता है कि ये जो बिल हम पास करने जा रहे हैं इसकी वजह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर कितना बर्डन पड़ने वाला है, उसमें से कितना खर्चा होने वाला है। तो इस बिल के लास्ट में जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम था उसमें लिखा हुआ है कि इस बिल की वजह से सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा एडिशनल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा बाहर नहीं जाएगा। यह चीज ध्यान रखना, फाइनेंशियल मेमोरेंडम कहते हैं इसे। हर बिल के लास्ट में दिया होता है कि इस बिल के चलते सरकार का कितना खर्चा होने वाला है, फाइनेंशियल मेमोरेंडम। राइट, ये हो गई एक बात। इसके अलावा ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जब ये बिल पूरे तरीके से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा, तो क्या होगा, केंद्र सरकार दो लिस्ट निकालेगी। एक लिस्ट ऑफ कॉजेस कि कौन कौन से केस में अगर आपने आधार नहीं दिया तो चलेगा, आपका राइट टू वोट नहीं छीना जाएगा, और दूसरा ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट की लिस्ट कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट आप आधार की जगह दे सकते हो। साथ के साथ केंद्र सरकार जो है एक प्रकार के रूल और बनाएगी कि जब भी आप आधार दोगे तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा और आधार कैसे सबमिट किया जाएगा। राइट, मतलब कि इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि बिल पास होने के बाद केंद्र सरकार जो है वो कौन कौन से मसलों पे रूल्स बनाएगी, इसे बोले जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब कि जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा, तो कौन कौन से मसलों पे जो केंद्र की सरकार है वो रूल्स बनाएगी। मतलब कि सरकार जो है वो रूल्स बनाएगी कि आधार कार्ड किस तरीके से सबमिट किया जाएगा, आधार नंबर किस तरीके से सबमिट किया जाएगा, अगर आधार नहीं दिया गया तो उसके कौन कौन से परमिसेबल कॉजेज हैं कि ठीक है अगर आधार नहीं दिया तो भी चलेगा, और इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अगर आधार नहीं दिया तो उसकी जगह वेरिफिकेशन के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। एक बार ही देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बिल है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले सरकार ये बोलती है कि अगर हम वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं,
अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारा इलेक्टोरल रोल जो है उसकी सफाई हो जाएगी, हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसमें सफाई हो जाएगी, मतलब कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे? सरकार ने जवाब दिया कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एनरोल करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फ्रॉडुलेंट तरीकों से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में अपने आप को एनरोल करवा लिया वोटर की तरह, मतलब कि एक व्यक्ति 4 जगह वोट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने का अधिकार है हमारे कानून के हिसाब से। तो अगर हमने आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया तो डेटाबेस में 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कितनी जगह अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है, कितनी जगह इस व्यक्ति ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। उससे क्या होगा कि एक व्यक्ति ने अगर मल्टीपल जगहों पे अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है तो उसका बाकी सारी जगहों से नाम हटा दिया जाएगा, मतलब कि जो डुप्लीकेशन हो रहा है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने बोला कि ये जो आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने भी ये बोला था, इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार बोला सरकार को कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दीजिए। सरकार ने यहां पे साफ बोला है कि आधार कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, मतलब कि मर्जी है, देना है दो, नहीं देना मत दो। अगर आप आधार कार्ड नहीं दे रहे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका राइट टू वोट नहीं छीना जाएगा, मतलब कि सरकार वो जो लिस्ट निकालेगी एक्सक्यूजेस की, सरकार वो जो लिस्ट निकालेगी कि कौन कौन से केसेस में अगर आपने आधार नहीं दिया तो भी चलेगा और आपका राइट टू वोट नहीं छीना जाएगा। सरकार ने यह बोला है कि उस लिस्ट में मैक्सिमम एक्सक्यूजेस, मैक्सिमम कॉजेस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने आधार नहीं दिया तो आपका राइट टू वोट नहीं छीना जाएगा। ऐसा सरकार ने, किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया है। कहने का मतलब है सरकार यहां पे 2 बातें बोलती है, एक कि ये जो पूरे कदम उठाए गए हैं ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और इलेक्शन कमीशन से डिस्कशन के बाद उठाए गए हैं। दूसरा, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है उनको कम करेंगे और आधार से लिंकेज जो है मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, मर्जी है, करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, पहली बात। अब यहां पे ऑपोजिशन का यहां पे ये मानना है कि अगर आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया गया तो यहां पे मिसयूज हो सकता है। ऑपोजिशन का ऐसा मानना है, ये आप कॉन्स की तरह मेंस और एसे में लिख सकते हो। तो यहां पे कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आधार का डेटा कई बार लीक हुआ है एंड कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आधार के डेटा लीक में इन्वॉल्व थी। तो सरकार, ऑपोजिशन का यहां पे मानना है कि अगर आधार का डेटा अब लीक होता है वोटर आईडी से लिंक करने के बाद तो वहां पे जो वोटर्स की आइडेंटिटी है उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंच सकती है, उनकी जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करते हैं वो इंपैक्ट हो सकती है। इसके अलावा सरकार जो है वोटर आईडी कार्ड और आधार को अगर लिंक करती है तो बेसिकली वोटर बिहेवियर, वोटर पैटर्न, कौन से एरिया में कौन सी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है ये तो पता ही होता है एग्जिट पोल वगैरह से कि हाँ इस रीजन में बीएसपी स्ट्रांग है, इस एरिया में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, इस एरिया में कांग्रेस स्ट्रांग है। कहने का मतलब है कि अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक कर दिया गया तो सरकार जो है, जो ऑपोजिशन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको स्कीम्स का बेनिफिट ना देने के लिए या फिर उनके वोटिंग राइट्स को छीनने के लिए कुछ ना कुछ यहां पे कदम उठा सकती है, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने यह बोला कि सरकार अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर देगी तो वोटिंग बिहेवियर के पैटर्न के बेसिस पे सरकार अपनी स्कीम्स को तय कर सकती है और जो लोग ऑपोजिशन को वोट कर रहे हैं उनकी स्कीम बेनिफिट छीनी जा सकती है, ऐसा ऑपोजिशन के मेंबर्स का मानना है। इसके अलावा डॉक्टर शशि थरूर ने लोकसभा में यह बोला कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो रेजिडेंस का प्रूफ है। मतलब कि अगर एक बांग्लादेश या नेपाल से आए हुए व्यक्ति इंडिया में रह रहे हैं तो आधार कार्ड तो वो भी बनवा सकते हैं आधार एक्ट 2016 के तहत। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता, वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है। आप अपना आधार कार्ड उठा के देखोगे तो उसके पीछे साफ लिखा हुआ है सरकार ने दैट दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं होता आधार कार्ड। तो डॉक्टर शशि थरूर ने लोकसभा में बोला कि ये जो आधार कार्ड है अगर ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है तो आप इसे वोटर आईडी कार्ड से लिंक ही क्यों कर रहे हो। कहने का मतलब है जो राइट टू वोट दिया जाता है वो सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है, जो वोट करने का, ईवीएम पे बटन दबाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है। तो अगर आप यहां पे आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रॉडुलेंट तरीके से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए लोग जिनके पास आधार है वो भी वोट करने पहुंच जाएंगे फ्रॉडुलेंट तरीकों से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा के। तो उन्होंने बोला कि आधार क्योंकि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, सिर्फ रेजिडेंस का प्रूफ है, इस वजह से आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज
इंडिया में जो बाहर से आए हुए फॉरेनर्स हैं जिनके पास आधार कार्ड है वो भी वोट करने लगेंगे और हमारी डेमोग्राफी यहां पे चेंज होने लगेगी। तो ये हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स कि क्या इसमें रिस्क है और क्या इसमें चैलेंजेस हैं। आज की मजदूरी रुकेगी यहीं पे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट। 19 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। साथ के साथ 19 जनवरी तक अगर एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड लेट्स क्रैक इट।